अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इससे कबल हिंद आर्याई के इर्तिका को पेश किया जा चुका है, उसमें तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। हिंद आर्याई को समझने के लिए आपको उस वीडियो को देखना है। अगर हिंद आर्याई को समझाया जाए तो काफ़ी तवील हो जाएगी ये वीडियो। हिंद आर्याई के इर्तिका के बाद कदीम हिंद आर्याई पे भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे भी देखें। और उसके बाद इस वीडियो में जो है वस्ती हिंद आर्याई के इर्तिका को पेश किया जाएगा। अगर आपके निसाब में कदीम हिंद आर्याई का इर्तिका है या वस्ती हिंद आर्याई का इर्तिका है या मगरबी हिंदी की बोलियां हैं या फिर अपभ्रंशों का इर्तिका है या प्राकृतों का इर्तिका है या फिर सिर्फ हिंद आर्याई का इर्तिका है, कुछ भी अगर आपके निसाब में शामिल है तो आप इस सिलसिले के तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप किसी एक हिस्से को सिर्फ समझेंगे तो आपके जहन में वो सही से आएगा नहीं। और हिंद आर्याई को जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू, इसका ताल्लुक़ भी जो है वो हिंद आर्याई से है। इसीलिए हिंद आर्याई को आप तफसील से और बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ लें। हिंद आर्याई के ऊपर जो पहली वीडियो बनाई गई है उस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है, ज़बानों के हवाले से, ज़बान के ख़ानदान के हवाले से, तकरीबन तमाम चीज़ों को उसमें पेश किया गया। माशाल्लाह आप उसे जा कर के देखें और उससे फैज़याब हों। उसके बाद अगर आपके निसाब में कदीम हिंद आर्याई तो आपको तो उसके बाद वाली वीडियो को देख करके नोट बनाना है। अगर आपके इम्तिहान में अगर वस्ती हिंद आर्याई का इर्तिका है तो आपको इस वीडियो को देखना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपके निसाब में सिर्फ ये है कि प्राकृतों का इर्तिका, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके निसाब में ये है कि अपभ्रंशों का इर्तिका, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आपके निसाब में वस्ती हिंद आर्याई शामिल है तो भी आप इस वीडियो को देखें, इससे आप फैज़याब होंगे और आप अपने इम्तिहान में आसानी से लिख पाएंगे। नाज़रीन, अगर आप मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मुकाबला जाती इम्तिहान के निसाब में हिंद आर्याई जो है शामिल रहता ही है। हिंद आर्याई के कदीम दौर, वस्ती दौर और जदीद दौर, ये तीनों ही जो है शामिल रहता है। इसलिए जो है आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी निसाबी ज़रूरत भी पूरी होगी और आपकी मुकाबले जाती इम्तिहान की जो ज़रूरत है वो भी इस वीडियो से पूरी हो जाएगी। मुख्तसर में आप ये जानें कि हिंद आर्याई जो है हिंद यूरोपी ख़ानदान की ज़बानों की एक गिरोह है, जिसमें जो हिंद आर्याई जो है वो कब 1500 साल क़ब्ल मसीह में जो है इसकी शुरुआत होती है हिंद आर्याई की। और हिंद आर्याई को जो है 3 ज़ेली अदवार में तकसीम किया जाता है: कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर और जदीद हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर को पिछले वीडियो में पेश किया जा चुका है। कदीम हिंद आर्याई दौर जो है वो 1500 साल क़ब्ल मसीह से 500 साल क़ब्ल मसीह पर मुहित है, यानी कि पूरे 1000 साल में। और उसके बाद जो है वस्ती हिंद आर्याई दौर का आगाज़ होता है, जो कि 1500 साल पर मुहित है, यानी 500 साल क़ब्ल मसीह से लेकर के 1000 सन ईस्वी तक पर मुहित है। तो और इसके बाद जो है जदीद, तो 1000 सन ईस्वी से लेकर के अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताहाल, यानी कि अब तक पर मुहित है। तो ये 3 दौर है, 3 में से एक को पेश किया जा चुका है, कदीम हिंद आर्याई दौर को, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वस्ती हिंद आर्याई दौर को। तो वस्ती हिंद आर्याई दौर का आगाज़ क्यों हुआ ये आपने कदीम हिंद आर्याई दौर में देख लिया होगा कि कदीम हिंद आर्याई दौर में होता यह है कि संस्कृत जो है 500 साल क़ब्ल मसीह तक पहुँचते पहुँचते जो है ज़वाल पज़ीर होने लगती है, यानी कि ख़त्म होने लगती है, सुकुरने लगती है। उसकी वजह यह थी कि वो ज़बान जो है ज़्यादा जो है पाक हो गई थी, साफ़ हो गई थी एकदम, और उसमें कवायद उसके बाद जो है उसका तलफ़ुज़ जो है, ये तमाम चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा गौर व फ़िक्र किया जाने लगा। तो ये ज़बान जो है इसको मजहबी हैसियत हासिल हो गई और ये तबक़ा अशराफ की ज़बान बनकर रह गई। लेकिन अवाम में जो है संस्कृत की ही बदली हुई तलफ़ुज़ में या कवायद में या नहवी साख्त में जो है तब्दीली के बाइस जो है एक अलग सी बोली पैदा हो गई थी। किसमें? अवाम में। अवाम जो है वो उतने कठोर एकदम टकसाली नहीं बोलते हैं ना, टकसाली ज़बान,
उसमें जो है अवामी ज़बान में आप देखेंगे तलफ़ुज़ की भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, या फिर किसी बनावट के ढांचे को भी नहीं, अक्सर चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बोला जाता है। तो संस्कृत को जो है अवाम में तोड़ मरोड़ करके बोलने लगे लोग, और वही जो बोली जो कि तलफ़ुज़ के एतबार से अलग हो गई थी, उसे 500 साल कबल मसीह के बाद इसका आगाज़ होता है और इसे प्राकृत का नाम दिया जाता है। तो प्राकृत कोई अलग सी बोली नहीं थी, आप ये जान लें। प्राकृत जो है संस्कृत ज़बान की ही बदली हुई शक्ल, यानी कि संस्कृत ज़बान को जब तोड़ मरोड़ दिया गया, बिगाड़ दिया गया, उसकी जो एक अलग, अब उसमें एक अलग लहजा पैदा हो गया, एक अलग आवाज़ पैदा हो गई, तो उसे जो है प्राकृत का नाम दिया गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए संस्कृत में क्या कहा जाता था, पुत्र बोला जाता था, संस्कृत में पुत्र, लेकिन यही प्राकृत में क्या हो गया, पुत्र हो गया। पे पेश है और ते पे तशदीद है, पुत्र। मित्र, मित्र को क्या कहा गया, मित कहने लगे वो लोग। इसी तरह से देखें आप, ये जो मिसालें हैं, देखिए पुत्र, इसको क्या क्या वो लोग तोड़ के पुत्र कर दिया। कैसे, रे को हटा दिया, रे खोशे को हटा करके पुत्र करके सिर्फ बोलने लगे लोग। तो यही होती है तब्दीली। तो संस्कृत को जब बिगाड़ दिया, तोड़ मरोड़ करके पेश करने लगे, तो उसे प्राकृत कहा जाने लगा। बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि कोई कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। एक ज़बान जब सिकुड़ने लगती है, जब उसको काफ़ी मतलब लिमिटेड कर दिया जाता है, तो उससे अवाम में ऑटोमेटिकली एक अलग सी बोली पैदा हो जाती है, और फिर वही बोली जो है बाद में ज़बान बन जाती है। बहरहाल तो ये प्राकृत जो है बोली थी, और प्राकृत का जो ज़ुहूर होता है वो 500 कबल मसीह में हो जाता है। और उसके बाद जो है देखिए 500 कबल मसीह में जब ज़ुहूर होता है तो उसे पहली प्राकृत का नाम दिया गया, पहली प्राकृत। इसका ज़ुहूर होता है 500 साल कबल मसीह में, और पहली प्राकृत जो है वो बोली से ज़बान की शक्ल में चली जाती है एक कबल मसीह में, यानी कि पूरे 500 सालों तक जो है इस पहली प्राकृत का जो है दौरा रहा। अब इस पहले प्राकृत में जो है, पहले प्राकृत को आप जान लें, बहुत से माहिरीन जो है इसे पहली प्राकृत की जगह कहते हैं पाली भी कहते हैं, या फिर इब्तिदाई प्राकृत कहते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे ये लिखा रहता है पाली, तो आप ये समझ जाए कि वो पहली प्राकृत है, और अगर कहीं पे ये लिखा रहता है कि इब्तिदाई प्राकृत, तो भी वही है। तो पहली प्राकृत, इब्तिदाई प्राकृत या पाली, ये सब एक ही है ना। तो पहली प्राकृत का आगाज़ होता है कब, 500 साल कबल मसीह में, 500 साल कबल मसीह में जो है इसका आगाज़ होता है पहली प्राकृत का। और पहली प्राकृत में जो है 2 ज़बानें जो है पूरे मतलब हिंदुस्तान में बोली जाती थी, और उन दोनों ज़बानों के नाम हैं, एक जो है पाली है, पाली, और दूसरी जो है वो है अशोक के कुतुबों की ज़बान। किसके कुतुबों की ज़बान, अशोक के कुतुबों की ज़बान। ये 2 बोली जो है पूरे हिंदुस्तान में मौजूद थी। पाली जो है वो मगध में बोली जाती थी, बिहार, मगध का ज़्यादातर इलाका जो है अभी बिहार में पड़ता है, तो पाली जो है वो मगध में बोली जाती थी। और ये जो अशोक के कुतुबों की जो बोलियां हैं, अशोक ने जो मतलब बुद्ध मज़हब की तालीमात और अपने नज़रियात को जो है पत्थरों पे जो है कुंद करवा दिए थे। तो करीब उन्होंने तो 1000 से ज़्यादा कुंद कराए थे, लेकिन अभी 62 के करीब मौजूद है। तो इन जो पत्थरों में जो ज़बान है, जो बोलियां हैं, इसे अशोक के कुतुबों की बोलियां कहा जाती है ना, कहा जाता है। तो ये जो है पाली और अशोक के कुतुबों की बोलियां, ये सब 500 साल तक, यानी कि 500 साल कबल मसीह से लेकर 1 कबल मसीह तक के दरमियान पाई जाती है। अब क्या हुआ कि इन 500 सालों में ये सब बोलियां जो है, जो संस्कृत में तब्दीली के बायस पैदा हुई थी, ये तरक्की करके जो है बोली से क्या बन गई, ज़बान। बोली से बन गई वो लोग ज़बान, तरक्की करके, है ना। अब देखिए कोई भी बोली जो है कुछ ही सालों के बाद जो है 100, 200, 300 सालों में जो है वो ज़बान बन जाती है। और ज़बान जैसे बनती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें अदब पैदा हो जाता है। ज़बान बनने के बाद उसमें अदब पैदा हो जाता है, ये ऑटोमेटिक बात है। तो क्या हुआ कि पाली और अशोक के कुतुबों की जो बोलियां हैं वो 1 कबल मसीह तक पहुँचते पहुँचते जो है ज़बान की हैसियत अख्तियार कर लेती है। तो यहाँ से वो दौर ख़त्म हो जाता है, पहली प्राकृत का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाता है। 500 कबल मसीह से लेकर के 1 कबल मसीह तक पहली प्राकृत का दौर रहता है, और उसके बाद वहाँ से जो है दूसरी प्राकृत का दौर शुरू होता है।
दूसरी प्राकृत क्यों? क्योंकि पहली प्राकृत जो है वो सुकर जाती है ना, मतलब बोली से ज़बान की हैसियत में आ जाती है। तो जब वो ज़बान की हैसियत में आती है तो वहाँ से जो दौर शुरू होता है उसको दूसरी प्राकृत का नाम दिया गया। दूसरी प्राकृत को अदबी प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदबी प्राकृत भी कहते हैं। इसे जहन में रखें कि अदबी प्राकृत दूसरी प्राकृत को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तो दूसरी प्राकृत में होता क्या है कि जो प्राकृतें थीं यानी कि पाली या अशोक के कुतुबों की बोलियां, तो वो ज़बान की हैसियत अख्तियार कर लेती है और पूरे हिंदुस्तान में ये सब बोलियां मौजूद थीं। तो प्राकृतें जो है बोली ज़बान की हैसियत आने के बाद इसमें क्या होता है कि इलाक़ाई एतबार से इसमें फ़र्क नुमाया हो जाता है ना, फ़र्क। यानी कि जैसे आप अगर कदीम हिंद आरियाई की वीडियो को देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि कदीम हिंद आरियाई दौर में इलाक़ाई एतबार से संस्कृत की 3 बोलियां पैदा हो जाती हैं, उदीचिया, प्राचिया और मध्यदेशा। उदीचिया जो है वो शुमाल मगरबी ख़ित्ते में बोली जाती थी और प्राचिया जो है वो मशरक़ी ख़ित्ते में बोली जाती थी और मध्यदेशा जो है वो मतलब मरकज़ी हिंदुस्तान में है ना, मध्यदेशा यहाँ बोली जाती थी। बाज़ इसमें मतलब तलफ़ुज़ के एतबार से फ़र्क नुमाया थी, है ना। लेकिन इन्हीं इलाक़ों में जो है फिर दूसरी प्राकृत के दौर में जो ज़बानें उभर करके आई उनको 5 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, दूसरी प्राकृत में पहली प्राकृत में जो बोलियां थीं वो तरक्की करके ज़बान बन जाती है और उन ज़बानों को माहिरीन लिसानियात 5 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई। अब दूसरी प्राकृत कितने सालों पर मुहित है? तो दूसरी प्राकृत भी 500 सालों पर मुहित है। यानी कि दूसरी प्राकृत भी जो इर्तिका करती है और फिर ख़त्म होती है, इसका जो वक्त है वो पूरे 500 साल है। यानी कि एक क़ब्ल मसीह से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये हुआ दूसरी प्राकृत का वक्त। तो इसमें क्या होता है दूसरी प्राकृत के दौर में कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ प्राकृतें उभर करके सामने आती हैं, जिसकी 5 नुमाया किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 नुमाया किस्में हैं। देखिए पहले किस्म को देखिए। पहले किस्म का नाम है शूरसेनी प्राकृत। क्या नाम है पहले का? शूरसेनी प्राकृत, है ना। ये शूरसेन के इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान थी। ठीक है, और इसका मरकज़ था मथुरा। अगर संस्कृत के बाद हम लोग किसी प्राकृत को जो है उम्दा कह सकते हैं तो वो शूरसेनी प्राकृत ही थी। क्यों? क्योंकि शूरसेनी प्राकृत जो है वो मियार से जुड़ी हुई थी। इसका जो मियार था वो काफ़ी उम्दा था, इसीलिए इसको संस्कृत के काफ़ी नज़दीक माना जाता है शूरसेनी प्राकृत को। दूसरी प्राकृत जो है वो है मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत दूसरी प्राकृत का नाम है। ये बुनियादी तौर पर मगध के इलाके की ज़बान थी। मगध जो कि बिहार वगैरह मगध के इलाके की ज़बान थी। चूँकि ये आर्याओं के मरकज़ से दूर थी इसलिए इस पर गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है। मतलब हिंदुस्तान में तो गैर आर्याई बोलियां भी हैं ना, जैसे ड्राविडी है, ऑस्ट्रिक है या और भी दूसरी गैर आर्याई बोलियां हैं, तो उनका असर बहुत ज़्यादा मिलता है इस पर। इसलिए आर्या इस प्राकृत को जो है हिकारत की निगाह से देखते थे, है ना। देखिए आप ये इन चीज़ों को याद रखिएगा जो कि क्योंकि मौरजी सवालात में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्या किस प्राकृत को हिकारत की निगाह से देखते थे। तो मागधी को, ये अपने जहन में रखिएगा। तीसरी जो प्राकृत है वो अर्धमागधी है ना, अर्धमागधी प्राकृत। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो 5 नाम है माहिरीन लिसानियात के नज़दीक जो है कुछ थोड़ा नाम इधर उधर बोलते हैं। जैसे मागधी तो मगधी हो जाता है, कोई मगधी लिखते हैं, कोई मागधी लिखते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अपने जहन में रखें इन बातों को, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बस। तो अर्धमागधी प्राकृत, ये अर्धमागधी प्राकृत जो है ये शूरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत इन दोनों के दरमियानी इलाके की ज़बान थी। जैसे कि उदीचिया और प्राच्या के दरमियानी इलाके में मध्यदेशा बोली जाती थी, उसी तरह से अर्धमागधी प्राकृत है। इसमें जैन मज़हब की तालीमात और अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। जैन मज़हब जिसके महावीर जैन जो है 24वां तीर्थंकर हैं, और अशोक की कुतुबें जो कि कुछ देर पहले ही बताया गया कि उन्होंने बहुत से कुतुबों को लिखवाया था, तो उसमें अर्धमागधी भी शामिल है। इसका रिवाज इस ज़माने के शाही ख़ानदानों में भी रहा अर्धमागधी का। इसमें रे और लाम दोनों आवाज़ें पाई जाती थीं, लेकिन संस्कृत का तालविशो, पिटकटमदन्नशो
दंतस्व की आवाज़ में तब्दील हो जाता था। मतलब यह है कि देखिए जैसे कि कदीम हिंद आर्य दौर में जो मध्यादेशा थी, तो मध्यादेशा में रे और लाम दोनों की आवाज़ मौजूद थी, तो अर्धमागधी में भी रे और लाम की आवाज़ मौजूद है। लेकिन मसला क्या है कि जो शीन की आवाज़ है, सिंपल में शीन, तो शीन की आवाज़ के लिए वहाँ पे सिर्फ छोटी सीन की आवाज़ थी, शीन नहीं। जैसे अगर बारिश है तो लोग बारिश बोलेंगे, ऐसा था बस। तो जिस इलाके में उदीसिया बोली जाती थी वहाँ पे शूरसेन का इलाका, शूरसेन प्राकृत वहाँ से निकली। जहाँ पे प्राचिया तो वहाँ पे मागधी प्राकृत निकली, और जहाँ पे मध्यादेशा थी तो वहाँ पे अर्धमागधी प्राकृत निकलती है। उसके बाद देखिए 4 नंबर जो प्राकृत है वो महाराष्ट्री प्राकृत है। 4 नंबर प्राकृत का नाम है महाराष्ट्री प्राकृत। तो ये जो है महाराष्ट्र की ज़बान थी और तमाम अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। ये सवाल बन सकता है कि तमाम प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत कौन सी थी, तो महाराष्ट्री थी। माहिरीन लिसानियात ने इसे मिसाली प्राकृत कहा है ना। तो ये भी सवाल बन सकता है किस प्राकृत को मिसाली प्राकृत कहा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे आप जहन में रखें। ये शायरी और मौसीकी की ज़बान समझी जाती थी, ड्रामों के गीत इसी ज़बान में होती थी। इसके बाद जो है 5 नंबर जो प्राकृत है वो है पेशाची प्राकृत। पेशाची प्राकृत ना, ये पंजाब और कश्मीर में बोली जाती थी। पेशाची प्राकृत, इसमें अदबी तसानीफ़ का फ़क़दान था। ये खालिस हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखती है। बहुत से माहिरीन लिसानियात ने तो ये कहा है कि पेशाची जो हिंद आर्याई है ही नहीं, लेकिन बहुत का ये भी मानना है कि वो ताल्लुक़ रखती है, पेशाची प्राकृत है ना, ये खालिस हिंद आर्याई नहीं है। लेकिन ये ज़बान बोल चाल में ज़्यादा इस्तेमाल होती रही, जिसकी वजह से इसमें कई बोलियों की मिलावट हो गई थी। इसलिए संस्कृत के उलमा इसे बड़ी हक़ारत की नज़र से देखते थे। तो इसे भी आप अपने जहन में रखें। ये 5 प्राकृतें हुई। तो पहली प्राकृत जो है शूरसेनी प्राकृत, दूसरी उसके बाद मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और पेशाची प्राकृत। 5 प्राकृतें जो है दूसरी प्राकृत के दौर में उभर कर सामने आती हैं। ये सब ज़बानें हैं, क्योंकि पहली प्राकृत में बोलियां थी जो तरक्की करके ज़बान बनी, और दूसरी प्राकृत यानी पूरे 500 सालों में ये ज़बान जो है तरक्की करती गई, इसमें अदब पैदा होता गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 500 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते ये प्राकृतें भी दम तोड़ने लगी। यानी कि अब क्या हुआ कि जो काम संस्कृत के साथ हुआ था, संस्कृत के साथ हुआ ये था कि अवामी सतह पर संस्कृत के तलफ़ुज़ को, उसके बनावट को तोड़ ताड़ के पेश करने लगे लोग। तो उसी तरह से 500 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्राकृतें भी चूँकि अदबी बन गई ना, ज़बानें अदबी बनने से अवाम में जो है एक अलग सी बोली, एक अलग सा लहजा जो है मुरव्वज हो जाता है। तो प्राकृतें जब अदबी बन गई तो प्राकृतों के अलावा अवामी सतह पर प्राकृतों की जो है बिगड़ी हुई शक्ल तलफ़ुज़ के एतबार से या बनावट के एतबार से अवाम में मुरव्वज होने लगी। और यही मुरव्वज हुई शक्ल, यही बिगड़ी हुई शक्ल, यही टूटी हुई शक्ल जो है तीसरी प्राकृत के दौर में उभर कर सामने आती है। और तीसरी प्राकृत के दौर को अपभ्रंश भी कहा जाता है। एक्चुअली में तो ये अपभ्रंश है, पे के ऊपर में ज़बर है, लेकिन इसको अपभ्रंश हम लोग कहेंगे, कोई मसला नहीं है, अपभ्रंश है ना। ये तीसरी प्राकृत के दौर में अपभ्रंशों का जो है इर्तिका होता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अपभ्रंश जो है कैसे पैदा हुई, तो प्राकृतें जो है अदबी बन गई, तो अवामी सतह पर जो है प्राकृत के लहजे को, तलफ़ुज़ को, बनावट को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। यही बिगड़ी हुई जो शक्ल अवाम के बीच में मुरव्वज हुई उसे अपभ्रंश कहा गया। ठीक है, तो अपभ्रंशों का इर्तिका शुरू होता है। अब देखिए कितनी जो है मतलब आम सी बात है कि जब वैदिक संस्कृत थी तो उसके बाद जो है क्लासिकी संस्कृत उसमें तरक्की करके बनी। यानी कि वैदिक संस्कृत अदबी नहीं थी, जब वो अदबी बनी तो क्लासिकी संस्कृत बन गई। क्लासिकी संस्कृत यानी कि अदबी संस्कृत। अब अदबी संस्कृत जब मौजूद थी तो अवाम में 3 उसकी अलग बोलियां पैदा हो गई, उदीचिया, प्राचिया और मध्यादेशा। फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि संस्कृत सिमट कर रह गई, और यही उदीचिया, प्राचिया जो है और मध्यादेशा जो है प्राकृतों की शक्ल में उभर करके सामने आई। फिर वो पाली, उसके बाद अशोक के कुतुबों की बोलियां, ये सब हुई। फिर ये क्या हुई, ये बोलियां तरक्की करके ज़बान बन गई दूसरी प्राकृत के दौर में। और ये ज़बानें जब अदबी बन गई तो क्या हुआ, फिर अदबी बनने के बाद ये सिमट गई और अवाम में जो है
एक अलग, यानी कि इन्हीं प्राकृतों की जो है बिगड़ी हुई शक्ल जो है, टूटी हुई शक्ल जो है, तलफ़ुज़ के एतबार से ख़राब शक्ल जो है, वो अवाम में मुरव्वज हुई और इर्तिका पा गई। और फिर दूसरी प्राकृत का दौर ख़त्म होता है और तीसरी प्राकृत यानी कि 500 ईस्वी से शुरू होता है और 1000 ईस्वी में ख़त्म होता है। तो इस दौर में प्राकृतों की बिगड़ी हुई शक्ल जो है वो इर्तिका पाती है, जिसका नाम अपभ्रंश है। अपभ्रंश के मानी ही है बिगड़ी हुई शक्ल। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो तीसरी प्राकृत को अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो अगर आपके इम्तिहान में आता है कि अपभ्रंशों का इर्तिका लिखिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन जो है थोड़ा मतलब डिटेल में लिखना होगा, क्योंकि ये तो तवील वीडियो है। अगर सिर्फ सवाल आता है कि अपभ्रंशों के इर्तिका को लिखिए, तो आपको यहाँ से आगाज़ करना है। तो देखिए, अदबी प्राकृतों के बाद अपभ्रंशों का इर्तिका अमल में आता है। ये वस्ती हिंद आर्याई के इर्तिका की तीसरी और आखिरी शक्लें हैं। इसका इर्तिका 500 ईस्वी तक 1000 ईस्वी पर मुहित है। इस दौर में होता यह है कि प्राकृतें टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो बन जाती हैं अपभ्रंश। अब अपभ्रंश क्या है? वो भी बोलियां है ना। जैसे क्लासिकी संस्कृत दौर में बोलियां पैदा हुई, फिर वो ज़बान बनी, फिर अदबी बनी, फिर उसमें से बोलियां निकली, फिर वो ज़बान बनी, फिर वो अदबी ज़बान बनी और फिर जो है उसमें से बोलियां निकली। तो ये वही बोलियां हैं। और फिर इसके बाद से अपभ्रंशों से जो है ज़बानें पैदा हो जाएंगी और फिर वो अदबी बन के अभी जैसे कि है, अभी तो खैर आगे हम लोग देखेंगे जदीद हिंद आर्याई दौर में। तो अपभ्रंश बोलियां हैं जो कि पूरे 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है इर्तिका पाती है। मतलब ये पूरे 500 साल पर मुहित है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश जो है वो भी चूँकि जहाँ जहाँ प्राकृतें मौजूद थीं वहीं वहीं अपभ्रंशें पैदा हुई। जाहिर सी बात है ना। जहाँ पे मान लीजिए अगर शूरसेनी प्राकृत थी तो वहाँ पे शूरसेनी अपभ्रंश पैदा हो गई, यानी शूरसेनी प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल है, वहाँ जैसा फ़र्क था वो इसमें मौजूद है। तो जहाँ जहाँ प्राकृतें बोली जाती थी वहाँ वहाँ अपभ्रंशें पैदा हो गई। तो देखिए पहली शक्ल क्या है प्राकृत की अपभ्रंश की? शूरसेनी अपभ्रंश। तो शूरसेनी अपभ्रंश में क्या था कि देखिए ये अपभ्रंश शूरसेनी प्राकृत से निकली है। इसका इलाका वही है जो शूरसेनी प्राकृत का था। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा कि प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल, तो शूरसेनी प्राकृत जहाँ बोली जाती थी वहीं पे शूरसेनी अपभ्रंश भी पैदा हुई। और यही शूरसेनी अपभ्रंश जो है इसका ताल्लुक जो यहीं से मतलब उर्दू का ताल्लुक निकलेगा, जो कि जदीद हिंद आर्याई जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। बहरहाल तो दूसरी अपभ्रंश क्या हो सकती है? मागधी अपभ्रंश, सेम इलाका होगा। तीसरी प्राकृत क्या हो सकती है? अर्ध मागधी अपभ्रंश, सेम इलाका होगा जहाँ पे आपका वो मौजूद था, अर्ध मागधी प्राकृत। उसके बाद चौथी प्राकृत क्या हो सकती है? चौथी प्राकृत हो सकती है आपका जाकर के महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, है ना। जहाँ पे महाराष्ट्रीय अब प्राकृत मौजूद थी, अब यहाँ पे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मौजूद होगी। जैसे देखिए इसका इर्तिका महाराष्ट्रीय प्राकृत से हुआ। ये महाराष्ट्र इलाके की ज़बान थी, इसके वतन से मौजूदा मराठी ज़बान का इर्तिका हुआ, है ना। तो इसी तरह से उसके बाद देखिए 5 नंबर जो है शुमाल मगरिबी अपभ्रंश, जहाँ पे पेशाची बोली जाती थी ना, वहाँ पे अभी यहाँ पे जो है हम लोग ये देखते हैं, ये 5 नंबर में शुमाल मगरिबी अपभ्रंश। तो ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। शुमाल मगरिबी अपभ्रंश जो है वो 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। तो पहला हिस्सा है बराचट अपभ्रंश और दूसरा है कई अपभ्रंश। इसका इर्तिका सिंध के इलाके में हुआ और इसमें मौजूदा सिंधी ज़बान पैदा हुई। और बराचट जो है इसमें मगरबी पंजाबी पैदा हुई, जिसे लहिंदा भी कहते हैं। तो ये सब जो है जहाँ जहाँ प्राकृतें बोली जाती थी वहाँ वहाँ अपभ्रंशें पैदा हो गईं। ये सब बोलियाँ हैं। और 1000 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते, जैसा कि 500 साल पर मोहित है अपभ्रंशें, 1000 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते अपभ्रंशों का भी खात्मा हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अपभ्रंशें तो बोलियां हैं, वो तरक्की करके जो है क्या बन जाती है? फिर ज़बान बन जाती है। वो अपभ्रंशें बोली से क्या बन जाती है? ज़बान बन जाती है। ये होता है। और चूँकि जब ये ज़बान बन जाती है तो अपभ्रंशों का दौर ख़त्म हो जाता है और यहीं से वस्ती हिंद आर्याई दौर भी जो है ख़त्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है जदीद हिंद आर्याई दौर। तो जदीद हिंद आर्याई दौर तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहरहाल अब आप यहाँ पे जानिए कि मसला क्या है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब वैदिक संस्कृत, मतलब जब हिंद आर्याई का आगाज़ हुआ तो वो वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत से बना क्लासिकी संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत जो कि अदबी शक्ल में मौजूद थी, है ना।
अब उसके बाद जब वो अदबी शक्ल में मौजूद थी तो उससे एक अलग बोलियाँ पैदा होने लगी, है ना, तब्दील शुदा, जिसे उदीचया प्राच्या मध्यादेशा कहा गया। यही उदीचया प्राच्या मध्यादेशा जो है प्राकृत की शक्ल अख्तियार कर लेती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलती है, और फिर यही प्राकृत ज़बान की शक्ल अख्तियार करती है और फिर अदबी बन जाती है। जब प्राकृत अदबी बन जाती है तो फिर प्राकृतों से भी एक अलग बोली पैदा होती है, उसके लहजे को, उसके तलफ़ुज़ को, उसके बनावट को तोड़ करके, जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। फिर अपभ्रंश भी 500 सालों तक इर्तिका पाती है और तरक्की पाने के बाद वो बोली बन जाती है। तो जब बोली बनती है 1000 ईस्वी में, तो यहाँ से वस्ती हिंद आर्य दौर का ख़ात्मा हो जाता है और फिर अब जो है जदीद हिंद आर्य दौर का आगाज़ होगा। तो जदीद हिंद आर्य दौर के लिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहरहाल अगर आपको कहीं भी परेशानी हुई है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इजहार करें। समझने में अगर पेचीदगी हुई है कहीं पे भी तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, इंशाल्लाह उससे दूर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के हवाले से कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फैज़याब हो सके। ये आपकी निसाबी ज़रूरत को पूरी तरह से पेश करेगा। आपके इम्तिहान में सवाल आए बिला झिझक इसे लिखिए, इंशाल्लाह पूरे नंबरात आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।